गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को अच्छे होंगे। तो आज फिर एक वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ और आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है और उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और न्यू अपडेट्स आप लोगों को देता रहेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एकदम सवाल आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो, सीबीएसई हो, जैक हो, अदर स्टेट बोर्ड हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपका ओम्स लॉ। अच्छा, एक चीज और भी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी और कलम साथ में रखिए ताकि उसे आप नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरीके से उसको सीक्वेंस में आप जोड़ सकते हैं। और नहीं लिखिएगा तो आपके दिमाग से उतर जाएगा, फिर आप उस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए। ओम्स लॉ, सबसे पहला बात है कि आप लोगों को समझना है कि ओम्स लॉ क्या है। ये ओम्स लॉ क्या है? एक ओम नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, रिलेशन between potential difference and current और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया कि ये रिलेशन किस तरह से है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया वोल्टेज और करंट के बीच में कि दोनों में क्या संबंध है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और या वोल्टेज घटाएंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब बातों पर उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया एक रिलेशन। तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने से पहले उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, ठीक है। उसके आधार पर ही इन्होंने एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया। ऐसा नहीं कि आपने स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट सिंपली हम लोगों ने पढ़ लिया, याद कर लिया, स्टेटमेंट रट लिया, उसने सबसे पहले समझना है कि इसका स्टेटमेंट आया कैसे, ठीक है। तो उन्होंने एक सेटअप किया रिलेशन। उस सेटअप में क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले एक रेसिस्टेंस लिए, उसके बाद उन्होंने एमीटर लिया। एमीटर, रेजिस्टेंस क्या है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। और एमीटर हो गया टू मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। फिर उन्होंने एक वोल्ट मीटर लिया, वोल्ट मीटर। फिर उन्होंने स्विच लिया। फिर उन्होंने रियोस्टेट, एक रियोस्टेट भी आएगा जिसको कहते हैं लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट्स का भी लिए, और एक कनेक्टिंग वायर। इतना चीजों को उन्होंने लिया। अब इस चीजों का यूज करके उन्होंने एक सर्किट बनाया। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया। अब सर्किट किस प्रकार से बना तो देखिए, ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे उन्होंने एक रेसिस्टेंस को कवर किया, रेसिस्टेंस फिट कर दिया। उसके बाद इसी जगह उन्होंने क्या लगा दिया, एमीटर। एमीटर क्या होता है, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, ये मेजर्स करता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड इट हैज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, इसके पास रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल के बराबर रहता है। इसलिए इसको सीरीज में फिट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे सर्किट डायग्राम में। तो इन्होंने यहाँ पे एमीटर फिट किया, और साथ में यहाँ पे एक चीज और इन्होंने लिया, साथ में क्या लिया, बैटरी। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा, एनर्जी सप्लाई नहीं होगा, तब तक तो चीज हमारा वर्क नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बैटरी को यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। बैटरी कितने सेल का है, एक सेल, दो सेल और तीन सेल। फिर उन्होंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया यहाँ पे। फिर इन्होंने यहाँ पे फिट कर दिया रियोस्टेट, सो कहते हैं रियोस्टेट, बताते हैं सबका उपयोग क्या क्या है। फिर उन्होंने एक वोल्ट मीटर को यहाँ से पैरेलल फिट कर दिया, किसके, रेसिस्टेंस के पैरेलल। अब यहाँ पे लाके इन्होंने क्या किया, रियोस्टेट से कनेक्शन कर दिया। रियोस्टेट जो आता है यहाँ पे इसने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब देखिए रेसिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो को। वोल्ट मीटर क्या है, इट मेजर्स द वोल्टेज।
और एमीटर क्या है? इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी क्या है? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। और रियोस्टेट क्या है? इट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। इससे फिट करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि बार बार हमारे बैटरी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इस सर्किट्स में करंट चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम लोग मेजरमेंट करने में आसान होगा, बार बार चेंज करना ना पड़े, बार बार इसको ओपन, बार बार क्लोज, बार बार ठीक है बैटरी निकालना फिर अलग बैटरी लगाना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इस वायर से हमने कनेक्ट किया। अभी भी देखिए कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, कनेक्शन को समझना है। देखिए ये जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। उसके बाद इसका जो नेगेटिव है वो रियोस्टेट के एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट के एक पॉइंट से, और रियोस्टेट का एक पॉइंट स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और स्विच का एक पॉइंट हमने कनेक्ट कर देंगे किससे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। समझिए, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव रियोस्टेट के एक पॉइंट, और रियोस्टेट का एक पॉइंट स्विच के साथ, और स्विच का एक पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। तब ये हमारा एक सर्किट उन्होंने तैयार किया। इस रिलेशन को जानने के लिए कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किया इस लॉ के माध्यम से। तो अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने? स्विच को ऑन किया, ठीक है। स्विच ऑन, जैसे ऑन किया मतलब क्या हो गया? क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज। अब क्लोज जब हो गया तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा एकदम निश्चित रूप से। करंट क्या होगा? इसमें फ्लो हो जाएगा, जब ये करंट फ्लो होते हुए आएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक टेबल बनाया, इन्होंने देखा कि किस तरह से करंट और आपका वोल्टेज वेरी कर रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड से वोल्टेज लगा दिए, साथ में सर्किट में एमीटर लगा दिए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इसका रीडिंग लेना शुरू किया, ठीक है। वोल्टेज और करंट का, करंट के बीच का रिलेशन। मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर हम लोग लिख लेते हैं, सीरियल नंबर, यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे करंट। उसके बाद हम लोग ने और अपनी रिलेशन बताएंगे इसके क्या। देखिए अब देखिए पहला नंबर, इसमें और भी ले लेते हैं, 3 रीडिंग ले लेते हैं, लगभग 3 रीडिंग्स। रीडिंग ले लिए। चलिए पहला नंबर सीरियल नंबर 1, जैसे इस पे क्या किया गया? स्विच को ऑन किया गया, स्विच ऑन किया गया तो इसमें ये जो एमीटर है ये रीडिंग देगा। इसमें एमीटर होता कैसा? सो देख लीजिए, समझ लीजिए एमीटर होता कैसा है। देखिए एमीटर है आपका, यहाँ पे ए लिखा रहता है, यहाँ रीडिंग हो गया 0 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3, ठीक है। तो इस तरह से रखा जाता है, और एक निडल होता है इसमें, निडल। ये निडल आपको रीडिंग दिखाता है कि कितना रीडिंग हुआ। उसी तरह से वोल्ट मीटर में भी उसी तरह से लगा होता है, वोल्ट मीटर 0 1 2 3 4 और एक 5 1 1 2 3 4 5 2, इस तरह से ये भी रहता है, इसी तरह से ये भी रीडिंग दिखाता है निडल, ठीक है। तो जब स्विच यहाँ पे ऑन किया गया, सर्किट आपका क्लोज है, क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है, तो सर्किट क्लोज हो गया तो इसमें कुछ रीडिंग देगा, इसमें कुछ रीडिंग देगा। तो रीडिंग कुछ ऐसा आया कि आपका जो ये आया 1 वोल्ट, और करंट का जो रीडिंग दिखाया वो 0.1, ठीक है। 0.1 मतलब कि सपोज 0.1 क्या होगा समझिए आप। एक यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, यहाँ पे हो गया 1। 0.1 क्या हुआ? मतलब ये छोटे वाले जो है आपका बना हुआ जो है आपका, ये एक रीडिंग दिखा रहा है, और एक रीडिंग की वैल्यू होती है 0.1। लिस्ट काउंटर से अगर हम लोग निकालेंगे, अगला वीडियो में बता देंगे ये भी लिस्ट काउंट किस तरह से निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट मतलब कि देखिए दोनों के बीच में कितना है? डिवीजन है 10, और ये मेजर वैल्यू कितना है? 1। तो 1 में 0 माइनस किए तो कितना हो गया? 1 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, तो एक लाइन की वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो ये जब रीडिंग जब इसमें ऑन हुआ तो वोल्ट मीटर में दिखाया 1 वोल्ट और करंट में दिखाया 0.1, ठीक है। फिर हमने क्या किया? स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है। ये भी जरूरी है स्विच को ऑफ करना, क्योंकि अगर हम टाइम देंगे तो इसमें सर्किट क्या होगा? हीट हो जाएगा।
और टेम्परेचर बढ़ेगा तब उस समय वैल्यू की हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर सर्किट को ऑफ कर दिए। फिर थोड़ी देर के बाद क्या किए, रियोस्टेट कुछ इस तरह से रहता है, देखिए रियोस्टेट में कुछ इस तरह से वाइंड किया हुआ रहता है और यहाँ पे रहता है आपका रब, माने इसको बढ़ाने के लिए रहता है, स्लाइड करने के लिए। तो क्या किए, पहले स्टार्टिंग में था कि थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दिया, हल्का सा स्लाइड कर दिया। स्लाइड करने से हुआ क्या कि इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद स्लाइड कर दिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसमें स्विच को ऑन किया। जैसे स्विच को ऑन किया तो अगला बार रीडिंग देखें कि 2 वोल्ट और 0.2 आपका क्या दिखा दिया, 0.2 दिखा दिया करंट। एक अनुमानित बता रहे हैं वैल्यू, कुछ इसी प्रकार से वो उनका वैल्यू आया तभी जाके उन्होंने रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर 3 नंबर में भी फिर क्या किए, फिर हम लोग रियोस्टेट को हल्का सा क्या कर दिए, स्लाइड कर दिए, फिर और उसको स्लाइड को बढ़ा दिए। ठीक है, जब बढ़ा दिए तो फिर इसमें डायरेक्शन करंट का क्या हो गया, करंट का वैल्यू चेंज हो गया। फिर हमने स्विच को ऑन किया तो अगला बार फिर दिखाया कि वोल्ट मीटर पे इसने रीडिंग कितना दिखाया, 3, और एमीटर में जो रीडिंग दिखाया वो दिखाया 0.3। तो इन्होंने यहां से अनुमान एक चीज क्या निकाला कि आप देख रहे हैं कि 1 वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट कितना आ जा रहा है, 0.1। 2 वोल्ट हो रहा है तो करंट आ जा रहा है 0.2। 3 कर रहे हैं तो 0.3। मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर या करंट बढ़ाने पर उसी अनुपात में करंट का भी वैल्यू लगभग बढ़ जा रहा है। तो उन्होंने यहां से एक रिलेशन उन्होंने दिया कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन कैसा है। देखिए जितना 1 बढ़ा है 0.1 बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा है 2 तो 0.2 बढ़ा, 3 बढ़ा है तो कितना हो गया 0.3। मतलब अगर हम इस दोनों के बीच का इंटरवल निकाले तो 1 आया। ये दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो भी 1 है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम लोग देखें, डिफरेंस इंटरवल कितना है 0.1। इसके भी डिफरेंस देखें तो 0.1। मतलब कि अगर हम भी बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में आपका करंट भी बढ़ रहा है। मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुपाती होता है। मतलब कि वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा। तो यहां से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब एक चीज और उन्होंने क्या देखा कि जब हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिए तो जब इस सर्किट का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारा रीडिंग का वैल्यूएशन भी यहाँ पे चेंज हो गया, कांस्टेंट नहीं आया। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बार बार इसके निरंतर प्रयास किया, बार बार इसको एक्सपेरिमेंट को किए। तो उन्होंने एक दिया कंसेप्ट, एक लॉ दिए जिसको कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो ओम्स लॉ क्या, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current flow in the circuit। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लॉ लिखने भी आप लोगों का एग्जाम में आता है डायरेक्ट। द करंट फ्लो, यहाँ पे करंट लिख लीजिए, करंट फ्लो इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across the two ends of the conductor, देखिए कांस्टेंट का मतलब नियमित ताप पर अगर विद्युत धारा किसी सर्किट में फ्लो कर रही है तो वो विभवांतर के अनुक्रमणांती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी हमारा निरंतर उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व करने के बाद उनके मन में आया कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो ओम्स लॉ के नाम से पूरे यूनिवर्स में विख्यात है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो इन द सर्किट, मतलब एक नियमित ताप
पर विद्युत धारा किसी सर्किट पर अगर प्रवाह करती है तो वो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वहां से उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो, मतलब कि अब अगर हम यहाँ मैथमेटिकली रिलेशन देखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, तो इसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। जब ये कांस्टेंट के साथ साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या है, रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, ठीक है। जो आप प्रतिरोध यहाँ पे इस तरह से देखें कि नहीं, यही है प्रतिरोध, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस क्या है, R इज कांस्टेंट, मतलब अब हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट कैसे है, ठीक है। तो R यहाँ पे कांस्टेंट, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं R का। देखो ये ऑन फ्लो का ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज इज इक्वल टू R इनटू I। अच्छा, अब इससे हम थोड़ा सा रिलेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बाय R, मतलब देखिए ये रिलेशन समझना जरूरी है, क्योंकि रेसिस्टेंस के साथ करंट का कैसा रिलेशन हो गया, रेसिस्टेंस के साथ करंट का रिलेशन हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सर्किट में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो आपका करंट को अवरुद्ध कर देगा ज्यादा, ठीक है। इसलिए घर में जो हम लोग वायरिंग कराते हैं वो कॉपर का, चीप एंड बेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ा चीज खोजते हैं सस्ता और टिकाऊ। तो सस्ता और टिकाऊ में कौन सा आएगा, कॉपर। तो कॉपर का रेसिस्टेंस क्या है, कम, तो उसकी करंट क्या होगा, ज्यादा। करंट ज्यादा होगा तो वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, ज्यादा। तो ये रिलेशन इसमें एस्टेब्लिश हुआ है। तो I V इज इक्वल टू R इंटू I। अच्छा देखते हैं R क्या है, इसमें कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये रेसिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं या करंट बढ़ रही है तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ सर्किट पर हम लोग देखते हैं R की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए R की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं हर एक चीज के लिए, तो we know that V is equal to क्या होता है, V is equal to IR, therefore R is equal to हम लोग V by R लिख सकते हैं। तो V पहला केस में V कौन सा है, पहला केस में V1 है, V by I, हाँ, तो I कौन सा है 0.1। अब यहाँ से कट गया, कितना आया बोलिए, 10 ओम। अब बताएंगे रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला केस में प्रतिरोध कितना आया, 10 ओम। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस V R इज इक्वल टू V बाय I, तो V कितना है 2 और I है 0.2, कट गया, कितना आया फिर बोलिए, फिर 10 ओम, ठीक। फिर तीसरा केस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। फिर इस वाले केस में भी हम लोग देखें तो इस वाले केस में भी आपका रेसिस्टेंस कितना आया, 10 ओम। तो देख रहे हैं बार बार हमने करंट चेंज कर दिया, बार बार हमने वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है, उस रेसिस्टेंस का पावर वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू RI, ये रिलेशंस एकदम याद कर लीजिए और इसको बार बार रिपीट करके बनाइए, क्योंकि ये कुछ सबसे बड़ा करंट निकालने का ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। तो R क्या हो गया, कांस्टेंट रेसिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिए रिलेशंस को हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब ये हो गया कि किसी सर्किट में अगर हमने बल्ब लगा दिया, किसी भी सर्किट में हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब क्या है, एक तरह का रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बल्ब जो है बहुत ज्यादा ग्लो कर गया, इसकी ग्लोइंग रेट क्या हो गई, ज्यादा। लेकिन अब हम क्या किए, थोड़ा सा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोड़ दिए। सर्किट में देखिएगा बहुत सारा आपको रेसिस्टेंस मिलता है, छोटा छोटा करके इस तरह से देखिए ग्रीन टाइप का शेप रहता है, ऐसे ऐसे किया हुआ रहता है, हल्का हल्का इस तरह से लगा हुआ रहता है सर्किट में बहुत सारा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया। जब हमने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, तो देखिए कि बल्ब का ग्लो थोड़ा सा कम हो गया। देखिए
ये जो लाइन बता रहा है ये बल्ब का ग्लो का लाइन बता रहा है। यहाँ कितना तेज ग्लो हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। तीसरा केस क्या हुआ, तीसरा केस में हमने 2 रेसिस्टेंस लगा दिया, 2 रेसिस्टेंस लगा दिया। तो अब देखिए कि बल्ब का जो ग्लो था बहुत कम हो गया, बल्ब का ग्लो बहुत कम हो गया। इससे क्या पता चला कि अगर सर्किट में हम प्रतिरोध की संख्या बढ़ा दें, रेसिस्टेंस की संख्या बढ़ा दें, तो हमारा जो करंट फ्लो है वो कम हो जाएगा, और करंट फ्लो कम होगा तो हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए रिलेशन V इज इक्वल टू व्हाट IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन R। तो I किसके साथ कैसा रिलेशन है, रेसिस्टेंस के साथ इनवर्सली, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो हम लोग क्या किए, पहले वाला केस में रेसिस्टेंस क्या था कम, तो करंट क्या मिल गया हमको ज्यादा। करंट जब ज्यादा मिल गया तो करंट और वोल्टेज के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट ज्यादा मिला तो इसका मतलब उसको वोल्टेज भी ज्यादा मिल गया। क्लियर हो गया। अब इस वाले केस में रेसिस्टेंस हमने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया तो करंट क्या हो गया, घट गया। करंट घट गया तो वोल्टेज भी इसको उतना प्रॉपर नहीं मिला। अब थर्ड वाले केस में हमने क्या किया, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया, रेसिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो करंट एकदम क्या हो गया, कम, तो वोल्टेज भी क्या हो गया, एकदम कम हो गया। इसलिए यहाँ पे बल्ब का ग्लो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये रेसिस्टेंस इसलिए करता है कि अपने जीवन में अगर आपको सफलता हासिल करना है तो दूसरों की बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान ना दे, ठीक है, जो सही है उस पर ध्यान दे, और ध्यान देते हुए आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में दूसरी चीजों को ऑक्युपाई करके रख लेगा ब्रेन में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। वही चीज यहाँ पे भी है, रेसिस्टेंस और करंट के बीच में। इसलिए घर में हम लोग कम रेसिस्टेंस वाले वायर को लगाना ज्यादा बेनिफिट समझते हैं, और उससे क्या होता है, हमको प्रॉपर वोल्टेज और करंट मिलता है। तो ये रिलेशंस था आपका ओम्स लॉ का। अब देखिए इस पर एक ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए बोलता है आप लोगों को, एक ग्राफ बनाइए V और I के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग इसी रिलेशंस पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए अब क्या है, एक रिलेशन तो हम लोग निकाल लिए, V इज इक्वल टू I R। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिलेशन है ओम्स लॉ। इससे हम करंट भी निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। वेरी गुड। अब इसके बताइए, इससे हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस V अपॉन I। यही रिलेशंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, द ग्राफ बिटवीन V एंड I। V एंड I जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करंट एक हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3। जब वोल्टेज 1 है तो करंट कितना था हमको 1, 0.1। जब वोल्टेज 2 है तो करंट कितना था 0.2, और जब वोल्टेज 3 है तो करंट कितना हो गया आपका 0.3। अब ये सब लाइन को अगर जोड़ देते हैं तो हमको क्या लाइन मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेशो बनाते हैं, देखिए यहाँ से 0.1, 0.2 और 0.3, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेट लाइन शो किया, जो क्या क्या स्लोप क्या शो कर दिया, स्लोप। देखिए स्लोप, कोई भी ग्राफ का स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये है आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। ये देखिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, वोल्टेज, और बेस क्या बता रहा है, करंट। तो V बाय I, तो V बाय I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो R। V बाय I इज इक्वल टू R। इसका मतलब है कि यहाँ पे R क्या है हमारा, कांस्टेंट। यही ग्राफ बताता है आपका ओम्स लॉ। R अगर कांस्टेंट निकला इसका मतलब कि वेरीफाइड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया, ओम्स लॉ वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड ओम्स लॉ। तो R कांस्टेंट होना जरूरी है। स्लोप ऑफ द ग्राफ हमारा कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तभी समझेंगे कि हम लोग का कि ओम्स लॉ क्या है, वेरीफाइड हो गया, हेंस ओम्स लॉ प्रूव्ड। तो ओम्स लॉ में हम लोगों को कुछ चीजों को याद रखना है, अभी हम उस पर थोड़ा सा समराइज कर देते हैं सारी चीजों को कि हम लोग क्या क्या चीज इसमें स्टडी किए। सबसे पहला
कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर यह ध्यान रखें कि ओम्स लॉ क्या बताता है। सबसे पहला पॉइंट, रिलेशंस बिटवीन V एंड I के बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश किया। सेकेंड चीज हम लोग क्या निकाले कि इसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड थर्ड चीज क्या निकाले, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो RI आ गया। इससे हम लोग ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हमने क्या पाया कि R जो होता है ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, कितना भी करंट को वेरी कर दीजिए, वोल्टेज वेरी कर दीजिए, ये वेरी आपका नहीं होगा, R कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमने एक और रिलेशंस निकाला कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि अगर R हम इस पे बढ़ाएंगे तो करंट हमारा घट जाएगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घट जाएगा। क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग क्या लेते हैं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर हमेशा याद रखना कि क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, नियमित ताप पर। क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेसिस्टेंस का। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो स्लोप होगा ग्राफ का वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों पर ये सब मुख्य बिंदु हैं, ये सब आप लोग को याद रखना है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि हम लोग के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों रखना जरूरी होता है। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो रेसिस्टेंस भी हमारा वेरी कर जाएगा। R बढ़ेगा तो करंट भी हमारा घट जाएगा। R क्या होता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, सारे इक्वेशंस को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करके लिखना है। कॉपी पे लिख लीजिए और इसको लर्न करके रखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस पर और भी सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, उस पर के आधार पर हम लोग इसको प्रैक्टिस करना है। तो आज के वीडियो में इतनी ही तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ओम्स लॉ को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छी तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए। आज के लिए धन्यवाद।